साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। एमपी में अतिथि शिक्षकों की भर्ती 2026 की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। तो आप में से तमाम विद्यार्थियों की इंक्वायरी आ रही है कि सर जी अतिथि शिक्षक भर्तियों की संपूर्ण जानकारी दे दीजिएगा। योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करेंगे। तो इस कड़ी में आप सभी को संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं एमपी अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के। क्या है इसमें आप सभी को योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में, आवेदन कैसे करना है, महत्वपूर्ण तारीख और नए नियम जो भी हैं सब कुछ आपको इसमें वन टू ऑल जानकारी देने वाला हूं, ए टू जेड। सेशन को प्रारंभ करूंगा उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी अपेक्षाकृत, 15 मिनट 20 मिनट तक जा सकती है, मे भी इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया इसमें समझानी है आप सभी को। तो आइए बिना विलंब किए हम सेशन को शुरू करते हैं, जानकारी आप सभी को देते हैं क्या कुछ है इस एमपी में अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर के। अतिथि शिक्षक होते कौन हैं उसके विषय में भी आपको बताएंगे क्या होता है इसमें। सबसे पहले आप समझिएगा अतिथि शिक्षक की भर्ती में, देखिए सबसे पहली बात करेंगे, एक पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल प्रणाली होती है ये। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन प्रणाली पर आधारित होती है। इसे मुख्य रूप से GFMS यानी कि गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत इसको रखा जाता है। यानी कि अतिथि शिक्षक किसके अंतर्गत जाते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जाते हैं, जो मतलब मान्यता प्राप्त जो सरकार से वो प्राप्त होते हैं ना, आशासकीय विद्यालय जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो एक पोर्टल होता है पोर्टल का नाम होता है क्या, GFMS गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसी के माध्यम से यह संचालित किया जाता है। अध्यापन के स्तर की बात कर लें तो प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के आधार पर योग्यता और प्रक्रिया निर्धारित होती है। आइए बात करते हैं पहले अतिथि शिक्षक के लिए जो आवश्यक योग्यता होती है उसकी बात करें। वर्ग 1 के लिए यानी उच्च माध्यमिक के लिए कक्षा 9 से 12 होता है। वर्ग 2 के लिए माध्यमिक शिक्षक के लिए 6 से 8 के लिए संबंधित विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ डिग्री की बात करें, बीएड या डीएलएड या बीएलएड या बीईएलएड की डिग्री होती है। यहाँ पर वर्ग 3 की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक को लेकर के कक्षा 1 से 5 के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण हो, डीएड या फिर डीएलएड होना अनिवार्य है। ये तो हो गई योग्यता। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती होती है इसमें। अब यहां पर समझिएगा मेरिट में विशेष प्राथमिकता, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्राथमिकता जो होती है वो टेट क्वालिफाइड को दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के नए नियमों के अनुसार जिन उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है उनके स्कोर कार्ड में इसका स्पष्ट उल्लेख होता है और मेरिट सूची बनाते समय इन उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एमपी टेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको विशेष तरीके से छूट प्राप्त होगी। अब आगे बात कर लेते हैं नियुक्ति की जो संपूर्ण 7 चरणीय प्रक्रिया होती है उसको मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं प्रक्रिया। 7 चरण में कौन कौन सी प्रक्रिया है एक एक को मैं बताने वाला हूं। यहां पर पहले आप समझ लीजिएगा चरण 1 चरण 2 को। पहले चरण में होता है ऑनलाइन पंजीकरण। सबसे पहले उम्मीदवार को मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के GFMS पोर्टल पर जाकर अपना नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहां व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक योग्यता दर्ज की जाती है। अदर स्टेट वालों को कैसे करना है सेशन में बने रहिएगा, जानकारी आपको देंगे अन्य राज्य वाले। दूसरा होता है आधार EKYC होता है। पोर्टल पर मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को लिंक करके EKYC पूर्ण करना होता है। इसके बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। अगले चरण पर चलिएगा। अगला चरण क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चरण होता है। ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद पोर्टल से एक पावती यानी कि रिसिप्ट निकलती है। उम्मीदवार को अपने सभी मूल दस्तावेजों और उनकी फोटोकॉपी के साथ अपने नजदीकी शासकीय संकुल केंद्र पर जाकर जो है वेरिफिकेशन करवाना होता है। संकुल प्राचार्य द्वारा दस्तावेजों का मिलान करके ऑनलाइन सत्यापन यानी वेरीफाई किया जाता है। अब अगली बात समझिएगा। चरण चौथा होता है स्कोर कार्ड जनरेट होना। सत्यापन सफलतापूर्वक होने के बाद GFMS पोर्टल पर उम्मीदवार का एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है। शैक्षणिक योग्यताएं इस तरीके से है ना, टेट उत्तीर्ण की स्थिति वगैरह सब उसमें एक स्कोर कार्ड जो है जारी हो जाता है।
अब इसके बाद का चरण क्या होता है? 5 में रिक्तियों की जानकारी और आवेदन। GFMS पोर्टल पर ही प्रदेश के स्कूल में विषयवार खाली पदों की सूची देखी जा सकती है ना। जैसे ही आपका स्कोर कोड जारी होगा उसके बाद जो है पोर्टल पर ही विषयवार खाली पदों की सूची देखी जा सकती है। जिन स्कूलों में पद रिक्त होते हैं उम्मीदवार अपने स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट लेकर उस संबंधित स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख के पास अपना ऑफलाइन आवेदन जमा करते हैं। कई बार विभाग द्वारा ऑनलाइन जो है चॉइस फिलिंग का विकल्प भी दिया जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब आगे समझिए, मेरिट सूची पैनल का जो निर्माण होगा, स्कूल स्तर पर प्राप्त सभी आवेदकों को स्कूल प्रबंध समिति जो होती है उसके समक्ष रखा जाता है। स्कोर कार्ड के अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची पैनल तैयार की जाती है। जिस उम्मीदवार का स्कोर कार्ड या स्कोर सबसे अधिक होता है उसे मेरिट में प्रथम स्थान मिलता है, फर्स्ट रैंक मिलता है। ज्वाइनिंग और मानदेय की बात करें अगर हम, तो मेरिट में प्रथम स्थान पाने वाले उम्मीदवार को स्कूल में आमंत्रित किया जाता है। सहमति मिलने पर संकुल प्राचार्य द्वारा उस उम्मीदवार की ज्वाइनिंग को GFMS के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर लिया जाता है। पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज होने के बाद ही उम्मीदवार का मानदेय यानी वेतन बनना शुरू होता है। ठीक है, अब आगे बात करिएगा। अब जो पोर्टल 3.0 इस समय रिलीज हुआ है, इस समय आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और पैनल व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश ने 29 अप्रैल 2026 को नया आवेदन जारी किया है, नोटिफिकेशन रिलीज किया है। अब ध्यान दीजिएगा, आदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? 26-27 के लिए अतिथि शिक्षकों का नया स्कोर कार्ड जनरेट करना। इसके लिए क्या होगा? नवीन आवेदकों को पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा और पूर्व से जो पंजीकृत हैं यानी पुराने आवेदक जो हैं अपनी पुरानी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी और सभी दस्तावेज दोबारा अपलोड करना होगा। इससे पहले भी आवेदन हुआ था, तो जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है उन्हें वापस से अपडेट करना है और नए आवेदकों के लिए भी पोर्टल ओपन हो चुका है। समझिएगा, सत्यापन अनिवार्य है। दोनों ही श्रेणी के आवेदकों को, चाहे वो नए हों या पुराने, अपने मूल दस्तावेजों के साथ संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन आवेदन सत्यापन कराना अनिवार्य है। तो इस बार यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिना सत्यापन के सत्र 26-27 का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा और आवेदक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इस बार जो आवेदन होगा वो सत्यापन होगा, वो ऑनलाइन सत्यापन होगा। ये बड़ी सुविधा है। महत्वपूर्ण समय सारणी आप जान लीजिएगा। विभाग ने नए और पुराने आवेदकों के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित की है। नए आवेदकों के लिए नया रजिस्ट्रेशन EKYC योग्यता दर्ज करना और दस्तावेज अपलोड करना 2 मई 2026 से 11 मई 2026 तक होगा। जितने लोग नया आवेदन करना चाह रहे हैं उनके लिए जो टाइम है 2 मई 2026 से 11 मई 2026 तक का। और संकुल प्राचार्य से दस्तावेजों का सत्यापन जो होगा वो 4 मई 2026 से लेकर के 11 मई 2026 तक होगा। सत्यापन भी साथ ही साथ शुरू हो जाएगा। अब आगे समझिएगा कि महत्वपूर्ण समय सारणी में और बात कर लेते हैं। विभाग ने नए और पुराने आवेदकों के लिए जो समय सीमा निर्धारित की है, पूर्व से पंजीकृत यानी पुराने आवेदकों के लिए प्रोफाइल अपडेट करना, दस्तावेजों को अपलोड करना और पैनल यानी अनुभव की जानकारी दर्ज करना 12 मई 2026 से 22 मई 2026 तक है। और संकुल प्राचार्य से दस्तावेजों का सत्यापन कराना जो है 12 मई से 22 मई तक ये सत्यापन करवाएंगे पुराने आवेदक। और पीछे जो जानकारी दी वो हमने नए आवेदकों के लिए जानकारी दी कि नए आवेदक 2 मई से लेकर के 11 मई तक करेंगे। वेरिफिकेशन उनका 4 मई से 11 मई तक होगा। आगे समझिएगा अगली बात। अन्य तकनीकी कार्यों के लिए समय सीमा की बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। पोर्टल 2.0 पर एक से अधिक आईडी होने पर उन्हें मर्ज करने की रिक्वेस्ट डालना और उसका सत्यापन होना। बंद हो चुके मोबाइल नंबर को बदलने की प्रक्रिया भी मिल रही है इस बार। जो पुराना आवेदन हुआ है, अगर मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो अपडेट हो जाएगा। यह पूरी कार्यवाही नई वेबसाइट पर जो GFMS.education है ना, इस पर आपका होगा आवेदन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, समग्र आईडी जो है और EKYC नवीन पंजीयन के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है। समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिससे EKYC पूर्ण होगी। दस्तावेज अपलोड करना, प्रोफाइल में सभी शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर व्यावसायिक यानी DED और BEd, यदि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2018 या उसके बाद उत्तीर्ण हैं तो उसके प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। नहीं अगर हैं
तो भी अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में टेट क्वालिफाई करने का अवसर मिलेगा। जिले, ब्लॉक या संकुल का चयन, मेरिट सूची में शामिल होने के लिए आवेदकों को अपनी पसंद के जिले, ब्लॉक और संकुल का चयन करना होगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोफाइल लॉक, यानी सारी जानकारी दर्ज करने के बाद ओटीपी के माध्यम से प्रोफाइल को लॉक करना होगा। लॉक होने के बाद ही प्रोफाइल का प्रिंट आउट निकलेगा जिसे सत्यापन के लिए ले जाना है। प्रोफाइल अनलॉक, यदि आवेदक कोई अतिरिक्त योग्यता दर्ज करवाना चाहता है तो वह ओटीपी के माध्यम से प्रोफाइल अनलॉक कर सकता है, लेकिन अंतिम तिथि से पूर्व ही सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अब अगली कहानी समझिएगा। संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन, आवेदक अपनी लॉक की गई प्रोफाइल का प्रिंटआउट और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर मध्य प्रदेश के किसी भी शासकीय संकुल केंद्र जा सकते हैं। प्राचार्य पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सावधानी पूर्वक मिलान करेंगे और पोर्टल पर एक्सेप्ट यानी कि स्वीकृत या रिजेक्ट करेंगे। ये कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, लेकर के जाना है, डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और वहां पर जाने के बाद प्राचार्य जो है आपका मिलान करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा तो क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे और अन्यथा क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब आगे समझिएगा, सख्त नियम ध्यान दीजिएगा। संकुल प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश है कि वो अपूर्ण, जैसे कि बीएड या एमए के अपूर्ण जो है योग्यता के सेमेस्टर की मार्कशीट के मान्य नहीं होंगे। मतलब योग्यता पूरी होनी चाहिए, अपीयरिंग वगैरह काम नहीं चलेगा। बिना मान्यता प्राप्त संस्थान या अपूर्ण डिग्री के आधार पर सत्यापन करने वाले प्राचार्य पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। अब आगे समझिएगा, विशेष तकनीकी समाधान और मैं आपको समझा देता हूं। मोबाइल नंबर बदलना, यदि किसी पुराने आवेदक का रजिस्ट्रेशन वाला मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो वह अपने मूल आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट के साथ जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ या विकास खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के कार्यालय जाकर अपना नंबर अपडेट करवा सकता है। अनुभव मर्ज करना, यदि किसी आवेदक के पास पुराने पोर्टल पर एक से ज़्यादा यूजर आईडी हैं और अलग अलग अनुभव प्रमाण पत्र हैं तो वह मर्ज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को मॉड्यूल का उपयोग करके अपनी सभी जानकारी एक सिंगल आईडी में मर्ज करवा सकता है। ये पुराने आवेदकों के लिए चांस है। अतिथि शिक्षकों की भर्ती में पदों की संख्या की बात करें अगर हम, तो एक साथ नहीं बताई जाती है। इसका आगे प्रोसेस कैसा होता है, पहले स्कोर कार्ड और वेरिफिकेशन होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, स्कोर कार्ड और वेरिफिकेशन के बाद जो है पोर्टल पर रिक्तियां आ जाती हैं। जब सभी के स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएंगे तो उसके बाद विभाग द्वारा अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर स्कूलवार और विषयवार खाली पदों की सूची लाइव की जाएगी। पोर्टल पर ही चेक करना होगा, है ना। तो संभवतः मई या जून में ये देखने को मिलेगा। अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम जान लीजिए। जो अदर स्टेट के उम्मीदवार हैं वो क्या करेंगे, तो देखिए, समग्र आईडी जनरेट करने का समाधान, समस्या क्या है, मध्य प्रदेश के GFMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और eKYC के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासियों का डेटाबेस है। अब इसमें क्या होगा, आगे शिक्षा विभाग ने पोर्टल पर अन्य राज्य के निवासियों के लिए एक विशेष लिंक उपलब्ध कराई है। यूपी, बिहार या अन्य राज्यों के उम्मीदवार उस लिंक का प्रयोग करके पोर्टल पर अपनी एक नई समग्र आईडी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद वे अपने आधार कार्ड का उपयोग करके eKYC पूरा कर सकते हैं और सामान्य रूप से अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो ये अदर स्टेट वाले हैं, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अन्य राज्य के किसी भी उम्मीदवार को मध्य प्रदेश में जातिगत या स्थानीय आरक्षण जैसे SC, ST, OBC, EWS का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें फॉर्म भरते समय मेरिट लिस्ट में अनारक्षित श्रेणी का माना जाएगा। उनकी प्रतिस्पर्धा जनरल कैटेगरी के रिक्तियों पर ही होगी। ये अदर स्टेट के कैंडिडेट की बात हो गई। अब बात करें MP टेट व योग्यता के नियम की बात करें तो अतिथि शिक्षक का स्कोर कार्ड मुख्य रूप से 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, DLED के प्रतिशत के आधार पर बनता है। यदि अन्य राज्य के उम्मीदवारों ने भी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके बाद की उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्कोर कार्ड में इसका अतिरिक्त वेटेज मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक, यदि मान लीजिए आपने क्वालिफाई नहीं कर रखा है MP टेट तो भी आप अप्लाई करिए, आवेदन करेंगे, मेरिट में यदि आप आ जाएंगे, यदि आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो बाद में चांस मिलेगा कि आप क्वालिफाई करने का अवसर पा सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को 1 बाय 1 सारी जानकारियां पता चल गई होंगी, है ना। इसमें क्या कंडीशन है, कैसे इसकी प्रक्रिया होगी, तो पहले हमने आपको प्रक्रिया समझाया कि कैसे होगा। दूसरा हमने बताया कि जो नया पोर्टल इस समय 3.0 आया है उसके रूल रेगुलेशन आपको समझा दिया कैसे
होगा। उसके बाद हमने अदर स्टेट का नियम भी समझा दिया कि अदर स्टेट वाले भी किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को इस सेशन में संपूर्ण जानकारी पता चल गई होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रदान करते रहता हूं। सारी जानकारियां आपको इसी एक प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि कोई इंक्वायरी आपके दिमाग में रह गई होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा। जैसा जरूरी होगा उस हिसाब से मैं एक और वीडियो आपके लिए समर्पित कर दूंगा। तो आज के लिए फिलहाल सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।